हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम ही है कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। और स्टूडेंट, हमने पार्ट नंबर 6 तक टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये इस क्वेश्चन पेपर का यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 7, जिसमें आज मैथमेटिक्स के हम टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ जो कि पेड होगा वो चाहिए, या हमने जो इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट 2 बनाए हैं अगर वो चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन कैसी है उसका एक एनालिसिस आपको हो जाए, तो वो भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। वो भी आपके लिए पेड होगा। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। दी गई आकृति में यदि एंगल ओ ए बी बराबर 40 डिग्री हो तो एंगल ए सी बी बराबर कितना होगा। तो आपसे ये पूछा गया था और एक एंगल आपको दिया हुआ है आकृति के अंदर 40 डिग्री है। तो अगर स्टूडेंट, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता ही है, यहाँ से ये जो ओ है ये आपका सेंटर है और यहाँ से ये जो लाइन आ रही है आपकी रेडियस हो जाएगी। जब ये रेडियस होगी तो ये भी रेडियस होगी। जब ये वाला एंगल 40 है, क्योंकि जब दो साइडें आपस में बराबर होती है तो उनसे जो बनने वाले जो एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट, 40 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए, ठीक है, एंगल ए में अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, या एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 40 डिग्री के हो जाएंगे। बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है यानी कि आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आपको पता ही है, तीनों आपको एंगल ओ निकालना था यानी कि ए ओ भी निकालना था, ए सी भी आपको निकालना है, बेसिकली ये वाला बाहर वाला एंगल। उसके लिए आपको अंदर वाला एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये वाला मिडिल वाला जिसको मैं अभी आपको ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर ये एंगल आपको पता होता है स्टूडेंट तो आप आसानी से निकाल पाते। तो देखो, एक ट्राइंगल में कितना सम होता है, एक ट्राइंगल तीनों साइडों का जो जोड़ होता है ट्राइंगल में एंगल का, वो 180 होता है। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है, तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 100 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है मिडिल वाला, ये आपके पास कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया है। चलिए मैं अब कुछ और कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ग्रीन ब्लू का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है जो बाहर एंगल है, एंगल ए सी बी। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ए सी बी बराबर जो ये अंदर वाला एंगल है जो अभी आपने निकाला है जो कि 100 डिग्री है। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री है, ठीक है। ये वाला अंदर वाला एंगल 100 डिग्री आ गया। तो ये जो बाहर वाला एंगल है, एक ही वृत्तखंड से अगर दो एंगल बनते हैं तो जो बाहर वाला होता है वो अंदर वाले का हाफ हो जाता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 1/2 एंगल ऑफ ए ओ बी हो जाएगा। और ए ओ बी 1/2 एंगल ए ओ बी कितना है आपको अभी निकाल कर आया, 100 डिग्री। 2 से काटेंगे 100 को, कितनी बार आ जाएगा, 2 से 100 काटेंगे आपका 50 आ जाएगा। तो 50 डिग्री इसका फाइनल आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी के अंदर गिवन है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 यानी कि 152 में। सभी प्रायिकता यानी कि संभावनाओं का योग बराबर होता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा, जितनी भी प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी, उनकी जो संभावनाएं जो होती है यानी कि पॉसिबिलिटीज होती है, उनका योग 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का मतलब उनका योग जो होगा, उनका जो सम होगा वो टोटल 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 153 में चलते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 5, है तो ये स्थित है। आपको ये बताना था कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा और डीप में लेके जाता हूँ। तो ये आपका चतुर्थांश है, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला और नीचे वाला एक्सिस आपको पता ही है, वाई एक्सिस कहलाता है, और ये वाला एक्स एक्सिस कहलाता है, ये आपको पता ही होगा। पहले वाले जो एक्सिस है यानी कि ये फर्स्ट एक्सिस है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। पहले वाले में दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले के अंदर पहला नेगेटिव होता है क्योंकि एक्स एक्सिस है, और
दूसरा वाला पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और चौथे वाले के अंदर आपको पता ही होगा पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा यानी कि वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 और -5 है, यानी कि पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो राइट ऑप्शन आपको पता ही चल गया होगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन है ये आपसे पहला, दूसरा, तीसरा कोई से भी चतुर्थांश का भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपको ये ही रीजन देना पड़ेगा, यही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ठीक है, आपसे ये पूछा है कितनी स्पर्श हो सकती है, क्या शून्य होगी, एक होगी, या गणनीय होगी, या अनंत होगी? तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही होगा, स्पर्श रेखाएं का मतलब इंग्लिश में टेंजेंट होता है। तो राइट ऑप्शन इसका मतलब टेंजेंट एक वृत्त में अनंत हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइट हो सकती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पर्श रेखा कौन सी रेखा होती है? वे रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तथा रेडियस से स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री बनाता है, वो आपकी स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, टेंजेंट कहलाती है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये सर्कल है, आपका वृत्त है, अब यहाँ से एक जो ये रेखा जा रही है ये सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, और सेंटर से अगर उसका एंगल बनाएंगे तो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा उस लाइन का। ये मतलब होता है टेंजेंट का या स्पर्श रेखा का। तो ये आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, अनंत तक ड्रॉ कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अष्टभुज के समस्त आंतरिक कोणों का योगफल पूछा था, तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा अष्टभुज। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अष्टभुज में टोटल 8 भुजाएं होती है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? आपकी 8 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल निकालने के लिए यानी कि कोण निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोण या एंगल, उसके निकालने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। n-2 × 180। यहाँ पर आपको n की वैल्यू कितनी है? टोटल 8 है, बिकॉज अष्टभुज की बात की है, यानी कि 8 साइडों की बात की है। तो जब वैल्यू रखेंगे 8 - 2 × 180 करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 180। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1080। तो राइट ऑप्शन आपको समझ आ ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1080 डिग्री इसमें आपका इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोणों का योगफल जो होगा 1080 डिग्री होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 156 में, और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए क्योंकि ये पेपर में पूछ ही लिया गया है। क्या कहा गया है? √8 × √27 किसके बराबर होगा? तो अब इसको करने के लिए आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर क्या, या आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, √8 और √27 को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, या तो फैक्टर कर लो। देखो अगर मैं फैक्टर करता हूं तो √8 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 × 2 × 2, ये तो आपको पता चल गया। √27 के कितने आएंगे स्टूडेंट्स? 3 × 3 × 3। ठीक है, आपको पता है 2 पेयर से एक जोड़ा बाहर आता है, यानी कि यहाँ पर 2 बचा और अंदर 2 बचा। इस वाले रूट से क्योंकि एक जोड़ा यहाँ पर बन गया तो 3 यहाँ से बाहर निकलेगा और अंदर आपका √3 बच जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और √2 और √3 भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो √6 बन जाएगा। यानी कि इसमें फाइनल आंसर जो करेक्ट आता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी का क्या मतलब है? 6 इसका फाइनल आंसर आता। स्टूडेंट आसान तरीका यही है कि आप दोनों को सेपरेट आसानी से क्या करो, फैक्टर कर लो और फिर देखो कितने पेयर बाहर निकल जा रहे हैं, मतलब कितने पेयर में से बाहर निकल रहे हैं, और जितने पेयर बाहर निकल रहे हैं उसको निकाल लो। पेयर में से एक बाहर आएगा और उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो आप अंदर ब्रैकेट में यानी कि अंडर रूट में ही रखकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 157 के ऊपर। क्वेश्चन में ये कहा गया है सभी पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? क्या पूर्ण संख्याएं होती है? ऑप्शन बी में है परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सभी जो पूर्णांक होते हैं, सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके परिमेय संख्या होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी परिमेय संख्या को ऑलरेडी आपको पता है, यानी कि प्राइम नंबर कहा जाता है। तो सभी पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का मान ज्ञात करना था आपको। आसान क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या गिवन था, आपको तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू गिवन थी कितना, 8 सेंटीमीटर, सॉरी एल की वैल्यू तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको गिवन थी 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी यानी कि रेडियस थी आपके पास 6 सेंटीमीटर। ऑलरेडी आपको पता फॉर्मूला मालूम होगा, बेसिक फॉर्मूला क्या क्या बेसिक फॉर्मूला था कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायरेक्टली हाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर को उधर लेके जा सकते हैं और ये वाला जो स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का स्क्वायर आप करेंगे तो एल का मतलब है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और इसके ऊपर चल रहा है आपका रूट। 10 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स आपको पता है 100 और ये होता है 36। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास निकल कर कितना आ जाएगा, माइनस करने के ऊपर आ जाएगा 64 और 64 किसका रूट होता है, 8 का होता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी का मतलब है 8 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला था, इसी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अदरवाइज इसके लिए आप क्या कर सकते थे, आपको ट्रिपलेट याद होता, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। अगर एक साइड 10 है एक साइड 6 है और तो तीसरी साइड आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना था। क्या ऑप्शन नंबर ए में कहा गया क्या मानक विचलन है, ऑप्शन नंबर बी माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी माध्य और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया था बहुलक। तो कौन सा नहीं आता है, ये आपका मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता है, बाकी सारे के सारे आते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 160 में। कहा गया है यदि कोस ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आपको पता ही है ट्राइंगल में ऊपर बना देता हूं। तो ये मान के चलिए एक ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये आपका सी है। बी पर एंगल 90 बन रहा है। तो आपको ये कहा गया है कि कोस ए बराबर 4/5 है। तो कोस ए का मतलब है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। मैं कांस्टेंट को अलग हटा देता हूं तो यही वैल्यू ले लेता हूं। तो ये है आपका 4 और ये है आपका 5। ट्रिपलेट यानी कि आपका पाइथागोरस लगाकर आप BC को निकाल सकते हैं। तो उसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता ही है BC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आप AB स्क्वायर करेंगे और इसका रूट ले लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से जो भी किया है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 9 आ जाएगा रूट में, जो कि किसका क्या मतलब है 3। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो BC की वैल्यू है, CB की जो वैल्यू वो 3 आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, आप वो निकाल सकते हैं। तो अब वही निकाल देते हैं। tan A आपको पूछा था, tan A का क्या मतलब होगा, tan A का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा CB और बेस हो जाएगा आपके पास AB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से आपके लिए लिख देता हूँ। CB की क्या वैल्यू है, CB की वैल्यू आपको पता ही चल गई है, वो 3 है और इसकी वैल्यू AB की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता थी 4 थी। तो 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 3/4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपकी छोटी सी ये है कि इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको पेड सॉल्यूशन PDF चाहिए जो कि कंप्लीट होगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, उर्दू भी मिल जाएगा उसमें इंक्लूड और हिंदी सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पे आप हमसे व्हाट्सअप करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसके लिए कितना चार्जेस आपको पे करने होंगे। और मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक टारगेट जो था हमारा कि 10,000 सब्सक्राइबर का, तो वो भी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट हमारा करा दीजिए। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो उसके लिए हम तुरंत इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमारे लिए कुछ अगर आप अप्रिसिएशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में चलते हैं। समीकरण 2p - 7q = 35 है।
यदि Q बराबर -3 है तो P का मान आपको फाइंड करना था। तो आसान क्वेश्चन था, काफ़ी बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो मैं अलग से लिख देता हूँ 2P - 7Q बराबर आपका 35 है। Q का मान आपको गिवन है -3 था, तो मैं क्या करता हूँ Q की जगह -3 पुट कर देता हूँ, ये -7 और Q की वैल्यू -3 रखी गई है, बराबर 35 हो जाएगा। 2P माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन होके 21 हो जाएगा और ये इधर 35 हो गया। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगला स्टेप आपको पता ही है, 2P बराबर 7वीं क्लास की ये इक्वेशन बन गई। अब इसको बस जनरली बस अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी के आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2P बराबर 35 और ये प्लस की वैल्यू उधर जाकर हो जाएगी माइनस। 2P बराबर कितना आ जाएगा, 35 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास 14 आएगा और जो P की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, काटेंगे आंसर आ जाएगा P की वैल्यू 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 162 में। क्वेश्चन में ये कहा गया है, निम्नलिखित मापों को देखकर बताइए कि किन मापों से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। यानी कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, ये बताना था। यानी कि तीन कंडीशन के अंदर त्रिभुज बन रहा होगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज आपका नहीं बन रहा होगा, आपको वो फाइंड करना होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के 2 साइडों का योग तीसरे साइड से अगर जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, या अगर B + C करेंगे तो वो A से बड़ा होगा, या अगर C + A करेंगे तो वो किससे बड़ा होगा, वो आपका B से बड़ा होगा। ये कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो त्रिभुज बन जाता है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो त्रिभुज नहीं बन पाता है। अब हर एक ऑप्शन में हमें चेक करके ही करना पड़ेगा क्या त्रिभुज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर A को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर A को चेक करने के लिए मैं ऐसे ऑप्शन लिख देता हूँ, 9.3 + 4.4, यानी कि स्टार्टिंग की 2 ही मैंने काउंट कर ली और ये डेफिनेटली इनका समेशन 5.9 से बड़ा आएगा, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। अब क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट के 2 ले लेता हूँ, यानी कि 4.4 ले लेता हूँ और 5.9 ले लेता हूँ। क्या इन दोनों का समेशन 9.3 से बड़ा आ रहा है? डेफिनेटली यस, बड़ा आ रहा है, तो ये 9.3 से बड़ा हो जाएगा। और अगली कंडीशन जो है 5.9 को 9.3 से करेंगे, वो भी 4.4 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज तो बनेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 तो राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पूछा था संभव किस में नहीं है। अब बी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन को मैं लेफ्ट साइड में करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। आपको पता है 8 और 6 कितना होते हैं, 14, जो कि 10 से बड़ा होगा, तो ये डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। 6 और 10 को लेते हैं तो वो भी 8 से बड़ा हो जाएगा, और 8 और 10 को लेंगे तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी त्रिभुज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है, 6 और 5.2 को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 7 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से बड़ा हो जा रहा है। इसी तरीके से 5.2 और +7 को करेंगे तो ये भी 6 से बड़ा हो जाएगा, और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो वो तो डेफिनेटली 5.2 से बड़ा हो जाएगा। अब तीनों ऑप्शन के अंदर आपका त्रिभुज बन रहा है, तो आपको चौथा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। मैं फिर भी आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो कैसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पहली जो है 5.5 और 2.2 को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 3.1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो अगले की कंडीशन है यानी कि 2.2 और 3.1 को जोड़ेंगे तो ये जो है 5.4 से बड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों को जोड़कर 5.3 आ रहा है, जो कि 5.4 से कम है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसी में त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में। समांतर चतुर्भुज PQRS में यदि P बराबर 2x + 15 हो, Q बराबर 3x - 25 हो, तो आपको एंगल x बताना था, कितना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन और आसान तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको समांतर चतुर्भुज की कंडीशन पता होनी चाहिए थी। अब समांतर चतुर्भुज में जो आप ये देख पाएंगे कि PQRS
P और Q दोनों एक साथ है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर है, तो उनका जो जोड़ होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल Q का जो सम होगा वो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल P बराबर कितना था, आपको पता है 2x प्लस 15 था, तो रख देंगे। इसी तरीके से एंगल Q की वैल्यू आपको पता है 3x माइनस 25 है, और इसको जोड़कर 180 डिग्री आ रहा है। अब जो चीज़ जोड़ी जा सकती है उसको जोड़ लेंगे, और जो चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 और 3, ये 2 और ये 3x है, ये जोड़कर आपके पास 5x आ जाएगा। 15 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो वहाँ से आपके पास -10 आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 10 आकर किस चीज़ में हो जाएगा, लेफ्ट से जब राइट की तरफ आएगा तो आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 180 में 10 जोड़ेंगे तो 190 डिग्री हो जाएगा, और 5 जो है डिवाइड में आ जाएगा। काटेंगे तो आपके पास कितने डिग्री आएगा स्टूडेंट, 38 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर मौजूद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 164 डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया था। आपको पाइथागोरस प्रमेय पूछ ली गई थी, क्या c बराबर a स्क्वायर p स्क्वायर है, या c बराबर √ab है, या c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, या आपका ऑप्शन डी में है c बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो डेफिनेटली आपको मैंने पहले ही बताकर आ भी गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है कि एक साइड जो कि हाइपोटेनियस होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी, उसका सम, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 अदर साइडें उनके सम के बराबर। ये कब होता है, जब ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, तब ये सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। केंद्र -3,4 और त्रिज्या 5 वाले वृत्त का एक समीकरण आपको बताना था। ये इसके लिए आपको इक्वेशन की सर्कल पता होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। वो इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता होनी चाहिए थी, यानी कि वृत्त की जो समीकरण है वो पता होनी चाहिए थी। उसको लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस x1 स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ें गिवन है वो आप लिख सकते हैं। क्या चीज़ गिवन है, एक तो आपके पास गिवन है x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू -3 है, जो कि आपको पहले दिया हुआ है। y1 की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास 4 है, और रेडियस की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी है, त्रिज्या 5 थी, तो यानी कि रेडियस आपका 5 गिवन है। जो चीज़ें लिखी गिवन थी वो लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। x तो x रहेगा, माइनस है, x1 की वैल्यू को -3 ही रखेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। y1 कितना था आपका, 4 था, तो 4 रख देंगे, और 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या ऐसी कोई इक्वेशन गिवन है? हाँ, ऐसी ऑप्शन नंबर आपके सी के अंदर गिवन है। देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 25। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 166 में। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। एक द्विघात समीकरण की डिग्री बतानी थी, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो मैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आपको लगेगा कि नहीं, ये तो 2 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, द्विघात पूछा है, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पूछा है। अब बाई क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्म, मतलब एक इक्वेशन होती है। बाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मैं लिख के बता देता हूँ। ax स्क्वायर ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर, और इसके पड़ोस में चलता रहेगा आपका dx, और फिर आपके पास कोई भी
आपका कांस्टेंट आ सकता है, जिसको मैं ए बी सी डी हो गया तो ई लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ, ये बराबर 0 होगा। जहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यही कहलाएगा द्वि घात समीकरण, ठीक है, जिसकी पावर 4 होती है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम पावर को ही डिग्री कहा जाता है, तो इसकी 4 डिग्री हो जाएगी, यानी कि इसकी घात जो है 4 डिग्री होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 में चलते हैं, 167 में, यदि किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके किनारे की लंबाई आपको बतानी थी कितनी है। घन का मतलब आपका क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन था आपको, कितना गिवन था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये गिवन था आपको कितना, 2197। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यानी कि ए क्यूब हो जाता है, 2197 हो जाएगा। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्यूब चढ़ के उधर क्या हो जाएगी, आपकी अंडर रूट क्यूब बन जाएगा। और जब अंडर रूट क्यूब को आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर कैसे आएंगे, ये फैक्टर इस तरीके से आ जाएंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। फैक्टर करने के बाद तो आपको पता है क्यूब रूट है तो 3 में से बाहर आएगा, एक 3 में से बाहर क्या आएगा, 1 ही 13 बाहर आ जाएगा, इसीलिए कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ। संख्या 5 के प्रथम गुणजों का माध्यमान कितना होता है, ये आपको बताना है। 5 है, 12.5 है, 22.5 है या 40 है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम 5 के 8 गुणज कौन कौन से होंगे। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले 5 है, 5 है, या तो बेसिक तरीके से करो, 5 है, 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर आपके पास 30 आ जाता है, फिर आपके पास 35 आ जाता है, यानी कि 5 का टेबल 8 तक पढ़ना है, तो ये 5 अट्ठे 40 तक आ जाता है। अब क्या है, या तो सबको जोड़ो, देखो जब सबको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा, जोड़ने के बाद आएगा, यानी कि 5 में 10 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो, फिर 20 जोड़ो, 25 जोड़ो, 30 जोड़ो, 35 जोड़ो, 40 जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 180 आएगा, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। और कितने नंबर थे, 8 थे, तो 8 से आप डिवाइड कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा स्टूडेंट, 22.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 22.5। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका, जब लगातार गिवन हो, लगातार गिवन के लिए आपको क्या करना होता है, मीन निकालने के लिए, ठीक है, माध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको लगातार गिवन नंबर है तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड आपका लास्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन 2 कर देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या आता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है 5 है, तो 5 लिखा, और लास्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, 40 है, और 2 लिखा। 40 और 45 के 40 और 5 कितना हो जाएंगे, 45, और 45 का जब हाफ करोगे तो आपके पास 22.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। तो जोड़ने से बेहतर है कि आप शॉर्ट ट्रिक लगाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 यानी कि 169 पर। चलिए, एक शून्यतर संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल आपको बताना था, क्या होता है। एक होता है हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा परिमेय होता है, कभी परिमेय या कभी अपरिमेय होता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में आपका जो राइट ऑप्शन दिया गया था ऑफिशियल आंसर की में, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट, बी दिया गया था। लेकिन अगर देखो यहाँ पर नॉन ज़ीरो कहा जाता, एक्चुअल में जो शून्यतर संख्या है ना, वो नॉन ज़ीरो नंबर को कहा गया। यहाँ पर किसको कहा गया, नॉन ज़ीरो नंबर को यहाँ रैशनल नंबर माना गया, अपरिमेय संख्या माना गया। जैसे आपका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ, 2 मल्टीप्लाई रूट 3, तो ये एक 2 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है अपरिमेय और कभी परिमेय भी हो सकता था, ये भी करेक्ट हो सकता था अगर नंबर को इरेशनल नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर मान लिया जाता। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहूँगा, क्या एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे कहा अपरिमेय संख्या का गुणनफल, देखो आपका अपरिमेय संख्या आपकी √2 है, ठीक है, और अगली है वो भी √2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, जो कि रैशनल होगा,
परी में हो जाएगा, ये परी में हो जाएगा। देखो ये नॉन ज़ीरो है, ये क्या है आपका नॉन ज़ीरो, यानी कि शून्य नॉन ज़ीरो, और ये भी आपका नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये भी आपका इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका रैशनल आ सकता है, तो कभी परी में कभी अपरी में भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता था। क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट थी, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ था, वही हम यहाँ पर करेक्ट भी मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जाने से पहले वीडियो, इस क्वेश्चन से पहले ही तुरंत स्टूडेंट आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी आपके लिए बना रहे, हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा, तो हम आपके लिए और भी बहुत सारे MCQs इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ सकते हैं, अगर आप मोटिवेशन हमें देंगे एक लाइक के ज़रिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, एक 18 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का मीनार के शीर्ष का मीनार के आधार से 18 मीटर दूर स्थित बिंदु के उन्नयन कोण का मान कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। चलिए बताते हैं क्या है क्वेश्चन में पूछ लिया है। एक मीनार है, मीनार के जो शीर्ष है, चलिए मीनार जो है, मीनार कितनी है 18 मीटर ऊंची मीनार है, तो ये मीनार मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, मीनार को ए बी मान लेते हैं, और वो कितना है 18 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कह रहा है शीर्ष के मीनार के आधार से, यानी कि जो शीर्ष है इसका जो आधार है, मीनार का जो आधार है वो ये बी है, वहाँ से 18 मीटर दूर स्थित, यानी कि यहाँ से जो ये पॉइंट है, यानी कि सी पॉइंट है, ये भी कितना है स्टूडेंट 18 मीटर है। शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था कि ये कितने डिग्री है, ये सिंपल, ये थीटा आपको फाइंड करना था, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा आपको फाइंड करना था। चलिए जी, आपको स्टूडेंट पता ही होगा tan थीटा, अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँ, tan थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करूँगा, ए बी अपॉन में बी सी करूँगा। ए बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितनी स्टूडेंट, टोटल है 18, बी सी की वैल्यू भी है टोटल 18, 18 से 18 कट गया एक एक अपॉन में, यानी कि एक एक बारी में, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। चलिए अब आपको पता है tan थीटा बराबर 1 आ गया, तो tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 45 की। देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूँ, 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर स्टूडेंट सी के अंदर है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे टोटल आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अब आने वाले पार्ट में उर्दू के वो 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो आपके लैंग्वेज के अंदर पूछे गए थे। अगर आपने स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी जामिया से रिलेटेड अपडेट है, जो आपका पेपर होने वाला है उसकी आंसर की भी आपको लगातार उसकी अपडेट मिल जाए और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिल जाए। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।